थाम। सर, कल रात तकरीबन 2:30 बजे योर फॉरेस्ट रेंज की सीसीटीवी पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखी। उनके हाथ में हथियार देखकर हम लोग तुरंत अलर्ट हो गए सर, और तुरंत वहां टीम लेकर पहुंच गए। सर, हम लोगों ने बहुत चेस किया, पता नहीं जंगल में कहीं गायब हो गए। जंगल में गायब हो गए क्योंकि जंगल से आए थे। जंगल के एक एक पेड़, एक एक पत्ते से वाकिफ है। ये चड्डी बनियान गैंग वाले लग रहे हैं पाटिल। खतरनाक चड्डी बनियान गैंग जो बड़ी आसानी से अपने हाथ उठाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बड़ी मुश्किल से आते हैं, हर बार फिसल जाते हैं। यस, यू राइट सर। उनमें से एक को मैंने धर लिया था, तो फिसल गया। बॉडी पर ऑयल लगाया था। तलवार और चॉपर लेकर घूम रहे थे। हाथों में लूट का सामान था शायद। तुम्हारे इलाके से डकैती की कंप्लेन जरूर आएगी। तुरंत कार्रवाई करो पाटिल। चड्डी बनियान गैंग वाले शहर में आते ही हमले शुरू करते हैं। दूसरे किसी घर में हमला करे इससे पहले धर लो सालों को। डोंट वरी सर, हम उन्हें दोबारा स्ट्राइक करने नहीं देंगे। संभल के। तुम्हें याद होगा 3 साल पहले इस गैंग के साथ एक ऑपरेशन के दौरान एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई की मौत हुई थी। उनके हत्यारे भी चड्डी बनियान गैंग वाले ही थे। एक मुजरिम के लिए जुर्म एक राह होती है किसी मंजिल तक पहुंचने की, लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जिनके लिए जुर्म कहीं पहुंचने की नहीं बल्कि जीने की राह होती है। इस गैंग के लिए जुर्म कोई शॉर्टकट नहीं, पेशा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत थी। 1999 में पहली बार इस रहस्यमय और रस्मों से घिरे गिरोह ने महाराष्ट्र के बड़े शहरों को आतंक के अंधेरे में घेर लिया था। ये गिरोह कभी महीनों सालों तक खामोश रहता है और फिर अचानक से वार करता है। अब 2015 में इस गिरोह ने फिर से अपना सर उठाया था। पुलिस ने कमर तो कस ली थी, लेकिन क्या वो इस चिकने चिपचिपे गिरोह को पकड़ पाएगी? और इसके बदले में पुलिस को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सर, ये चड्डी बनियान गैंग के कुछ केस रिकॉर्ड्स हैं। कोई चोरी डकैती कंप्लेंट आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। शायद जिस घर में चोरी हुई है उसके मालिक शहर से बाहर है। पता नहीं इस चड्डी बनियान गैंग को कैसे पता चलता होगा कि घर में रहने वाले घर में नहीं है। कोई नई कंप्लेंट आई? नहीं सर मैं चड्डी बनियान गैंग के कुछ खास केसेस के बारे में पढ़ रहा था जो यहाँ रजिस्टर्ड है। पिछले 2 साल से इनकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये लोग कुछ टाइम के लिए शांत बैठते फिर अचानक से अटैक करते, यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। अगर ये लोग चड्डी बनियान गैंग के लोग हैं तो एक काम करो, सारे खबरियों को काम पे लगा दो। सर मैंने मोंटी खबरी को बुलवाया, वो जरूर कुछ ना कुछ निकलवाएगा। पूरे एरिया में पेट्रोलिंग डबल कर दो। जितने भी सस्पेक्ट है हो सकता है इस गैंग की खबरी हो, सबको राउंड अप करो और एक एक को तोड़ो। दूसरा अटैक नहीं होना चाहिए। कड़ी पेट्रोलिंग जारी थी, सस्पेक्ट्स और मुजरिमों के खबरियों की इंटेरोगेशन जारी थी। पुलिस कोई चांस नहीं ले रही, लेकिन ये गैंग डंके की चोट पर कानून की नाक के नीचे अपने इरादों को अंजाम देने के लिए मशहूर था। टाइम पर आ गए आप। हाँ, पूरे 28 घंटे बाद। लीजिए। यार, ये बीपीओ की जो नौकरी है ना, पक्का तुम्हारी साथ है। ऐसा मत बोलिए,
मैंने कुछ कहा क्या आपसे? एक मिनट, मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं मतलब मेरी दिन रात शिफ्ट चलती रहे और तुमको कोई तकलीफ नहीं होती? मैडम हनीमून से 1 महीने पहले ही लौटे, ये जल्दी बोर हो गए हमसे। आपकी नौकरी ऐसी है तो है, और मैं आपसे कोई बोर वोर नहीं हुई। आपके भैया भाभी यहीं 1 फ्लोर ऊपर रहते हैं, सारा दिन अच्छे से कट जाता है मेरा। अच्छा, और रातें? रिलैक्स, वो लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं हाँ? बाहर क्या हो रहा है? लगता है वो लोग चले गए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, आप मत जाइए प्लीज, आप मत जाइए। सुषमा यहाँ ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। रिलैक्स। अरे क्या हुआ लोकेश? भैया घर में चोर आए थे, सब कुछ लूट के चले गए। ओह गॉड, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी भैया। ड्यूटी के टाइम पे सो रहा है? हाँ, क्या हुआ साहब? सोसाइटी में चोरी हो गई और हमने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दीजिए। कौन? तू घोड़े बेच कर सो रहा था या उन चोरों के हाथ खुद को बेच दिया था? नहीं साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बस मेरी आंख लग गई थी साहब। आग लग गई थी? आग लग गई थी? आग लग गई थी? साहब मैं इस चोरी में शामिल नहीं हूँ साहब, बस हमारी आंख लग जाती है। मेरे भाई लोकेश और सुषमा ने बताया कि 5 लोग थे सर, और सोसाइटी का वॉचमैन कन्हैया 1 नंबर का इडियट है। मैं 4 साल से सेक्रेटरी हूँ, तब से सोसाइटी कमेटी मीटिंग में बोलता रहा हूँ कि चेंज करो इसे, ये ड्यूटी पर सोता रहता है, लेकिन कोई सुने तब ना। इतने सालों में आपकी सोसाइटी ने एक ढंग की सिक्योरिटी या सीसीटीवी में पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा। क्या करें सर, रेसिडेंट्स के एनुअल जनरल मीटिंग में जब भी सीसीटीवी की बात करते हैं तो रेसिडेंट साफ मना कर देते हैं, और जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो लोग मैनेजिंग कमेटी को ब्लेम करते हैं। सर कुल मिलाकर 9,75,000 की ज्वेलरी, 3 लाख कैश और 70,000 के 2 मोबाइल गए, और बाकी सारी चीज़ें और सब कुछ मिलाकर 1-8 लाख रुपए और। रात को 3 बजे आपके घर की डोर बेल बजती है, आप लोग बिना चेक किए कैसे खोल सकते हो? नहीं सर, मैंने आई होल में से देखा था, बहुत अंधेरा था, और इनके बड़े भाई और भाभी भी यहीं ऊपर रहते हैं, मुझे लगा वही आए होंगे कुछ इमरजेंसी में। वो लोग आपस में एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे थे? जी नहीं। देखिए इसमें साफ दिख तो नहीं रहा, फिर भी ध्यान से देखिए, क्या वो ये लोग थे? हाँ सर, शायद। उनके बदन पे तेल लगा था? हाँ सर। देखिए ये चड्डी बनियान गैंग है तो बहुत खतरनाक, पर आप चिंता मत कीजिए, दोबारा यहाँ हमला नहीं करें, पर आपके आसपास के एरिया में हमला जरूर कर सकते हैं। मिस्टर महेश, एक रिक्वेस्ट थी, आपके इस वरुण नगर एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सारे सोसाइटीज के सेक्रेटरी से मीटिंग हो सकती है जल्द से जल्द? ऑफ कोर्स सर। इस गैंग के साथ हमें मिलकर लड़ना है, हर मुमकिन कोशिश पर। देखिए हम लोग इनके अगले हमले का इंतजार नहीं कर सकते, हम पुलिस वाले हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आप सभी रेसिडेंट का कोऑपरेशन चाहिए। जी बिल्कुल सर, बस आप ये बताएं कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले आप लोग अपने सोसाइटीज में ढंग का सीसीटीवी लगवाएं, और सिर्फ आउटडोर पे नहीं, हर फ्लोर पे लगाएं। उसके बाद आप जिस सिक्योरिटी एजेंसी से वॉचमैन को बुलाते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे साथ रजिस्टर करवाएं। उतना ही काम वाली बाई आती है या ड्राइवर आते हैं, जो भी आपकी सोसाइटीज में आते हैं उन सभी को हमारे साथ रजिस्टर करें और उनका बैकग्राउंड चेक करें। सर सोसाइटी में तो कितने लोग आते जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन, सेल्समैन, किराने वाले के डिलीवरी बॉयज, पूरी दुनिया आती जाती है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने,
लेकिन एक छोटी सी बात तो हम कर सकते हैं, दरवाजा खोलने से पहले आई होल से देखें, सेफ्टी चेन लगाने के बाद दरवाजा खोलें, और प्राइवेट सीसीटीवीज भी लगा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो भी अच्छा रहता है। सर ये चड्डी बनियान गैंग वाले कितने खतरनाक हैं? बहुत ही खतरनाक। लेकिन ये खतरनाक तभी हो सकते हैं अगर हम उन्हें होने देंगे तो। अगली बार डाके के टाइम तुम दोनों ने कुछ खाने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? दादा, अगला डाका कब डालेंगे? जब बुलावा आएगा। साहब, इस गैंग का जानकारी कम है और कहानियां बहुत ज़्यादा साहब, असलियत कम, अफवाहें ज़्यादा साहब। मानो ऐसा लगता है कि कोई मनगढ़ंत लोग हो साहब, ऐसा भूत होता ना वैसा साहब। भूत कैमरा में कैद नहीं होते मोंटी, ये लोग असली हैं और मुझे ये चाहिए। सर ये तो स्टोन मैन और मंकी मैन जैसा दिख रहा है साहब। साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना लोकल पंटर लोग ये चड्डी बनियान गैंग का हवा उड़ाने के लिए सब कर रहा है। मतलब चड्डी पहन लिया, बनियान पहन लिया, मुंह पर कालिक लगा दिया और फिर चोरी कर लिया साहब। इसमें कौन सा मास्टरमाइंड की जरूरत है साहब? जो भी है तो चोर, और चोरी भी हुई। 9 लाख के आसपास के गहने उड़ाए। मैं जौहरिया से शुरुआत करता हूँ साहब। चोरी का मामला है और चोरी का माल गर्म रहता साहब, हाथ में रखना डेंजर रहता साहब। इनके हाथों में तेल लगा और मुंह पे घूम, हाथ लग भी गए तो मुंह नहीं खोलते। बहुत भाईचारा इन लोगों की बरादरी। सर अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई और ये भी पक्का पता नहीं चला है कि ये चड्डी बनियान गैंग का काम है कि नहीं। मेरा मतलब है कि कोई उनके नाम और भेस का इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे कि कोई लोकल पंटर्स। नहीं, ये लोकल पंटर्स नहीं हो सकते। जिस तरह से वो लोग जंगल में भागे थे, ये चड्डी बनियान गैंग वाले ही होंगे। एक काम करो, खबरियों को एक्टिवेट कर दो, खासकर येउर के जंगल के आसपास वाले सभी हिस्ट्री शीटर्स, पुराने केस के ऑफिसर, सबसे बात करो। इनके ऊपर जो राज की चादर है उसका पर्दाफाश तो हमें करना ही है राउत। खौफ मुजरिम का सबसे बड़ा हथियार होता है और ढाल भी। पब्लिक के लिए जुर्म से ज्यादा तकलीफदेह होता है होने वाले जुर्म का इंतजार, और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जुर्म होने के पहले ही उसे रोकना। चड्डी बनियान गैंग 2 सफल चोरियां कर चुका था। पुलिस ने उन तक पहुंचने के लिए उसे एक सुराग के लिए सैकड़ों तरीके अपनाए। सीसीटीवीज की तादाद बढ़ाई गई और सर्वेलेंस 24 घंटे होने लगी। इलाके की सभी बिल्डिंग्स में रातों को सिक्योरिटी बढ़ाई गई। पुलिस दिन में भी गश्त लगाने लगी। खबरियों पर प्रेशर डाला गया। कम से कम 150 लोगों की इंटेरोगेशन हुई और पूरे शहर की पुलिस के साथ सिर्फ इस केस के लिए एक मोबाइल चैट ग्रुप भी बनाया गया। एक तरह से पुलिस एक संदेशा भेज रही थी इस खतरनाक गिरोह को कि अगर तुमने फिर से वार करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी डकैती होगी और वो भी नाकाम रहेगी। ऐसा लगने लगा कि इस गिरोह को संदेशा पहुंच चुका था। उस दिन के बाद पूरे 3 महीने तक इस गैंग की चोरी का कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन खौफ के अंधेरे में चड्डी बनियान गैंग अपने अगले शिकार के लिए बड़ी चालाकी से घात लगाए बैठा था। हेलो, क्या आप कौन? आपने फोन किया था? यस सर, मैंने फोन किया था। कशिश सिंह। मैं प्रेम राठौड़, सेक्रेटरी। आपने कुछ छुआ तो नहीं? नहीं सर, सिर्फ अंदर आकर देखा। रमनाथ, इस वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो। आप मेरे साथ चलें, आप यहीं रुकिए।
आप अकेले रहते हैं? यस सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरी फैमिली वहीं पे रहती है। मैं यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आई हूँ। मेरा नाइट शूट था और मेरे पीछे ये सब। घर में कैश और ज्वेलरी कितनी थी? अराउंड 1 लाख कैश और 60 से 70 हज़ार की ज्वेलरी थी सर। कैश और ज्वेलरी के अलावा जो कुछ भी चोरी हुआ है वो इन्हें लिखवा दीजिए। ओके सर। वो लोग मुंह पर कुछ लगाए हुए थे और सिर्फ गंजी पहने थे और नीचे भी कुछ चड्डी बनियान? जी साहब जी, वो लोग 5-6 लोग थे और मुझे बांध कर चले गए और फिर 20 मिनट के बाद लौटे। साहब 2 सेकंड में ऐसे गायब हो गए जैसे अंधेरा निकल गया उन्हें। मैं फिर सीधा सेक्रेटरी साहब के फ्लैट पर गया, उन्हें सारा कुछ बता दिया। सर हमें पता नहीं था कि वो कौन सा फ्लैट में गए हैं, इसलिए हम और सेक्रेटरी साहब खुद जाकर सारे फ्लोर को देखे। तब जाकर देखा कशिश मैडम का फ्लैट का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जब अंदर झांक कर देखा तब मालूम हुआ कि उन्हीं के घर में चोरी हुई है। सर मेरे पास कशिश का नंबर था तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, वो तुरंत इधर आ गई और उसके बाद उसने आपको फ़ोन किया। ये दोनों फ्लैट्स खाली है क्या? वो सर ठाकुर जी और शुक्ला जी रहते हैं ना यहाँ पे। फिर ये बाहर से कुंडी क्यों लगी हुई है? ओह माय गॉड। 1 मिनट। क्या हुआ प्रेम जी? कशिश के घर में चोरी हुई है। क्या? हमने तो कुछ भी सुना नहीं। आप इन्हें सारी डिटेल्स बाद में बताइएगा। फिलहाल मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, बाहर के गेट का और इस फ्लोर का, तुरंत। ये वॉचमैन जिग्नेश को बांध दिया और ये यहाँ से बाहर निकले। ये दरवाजे का ताला तोड़ दिया और फिर 20 मिनट बाद बाहर आते। ये तीनों भाग गए और 2 वॉचमैन के केबिन की तरफ गए। फिर वॉचमैन निकलता है और सेक्रेटरी को बताने जाता है। पाटिल साहब चड्डी बनियान गैंग है, कोई शक नहीं। थैंक यू पिंगले, आपने तुरंत मुझे फुटेज दिखाया। चेहरे तो नहीं दिख रहे इसमें, पर है यही 5 लोग। हाइट, बॉडी, हथियार सब कुछ सही। चड्डी बनियान गैंग को लेकर जो मोबाइल ग्रुप है उसमें मैं भी हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। हम लोगों ने हमारे एरिया में चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी तो उन्होंने आपके एरिया में हाथ मार दिया। वैसे ये लड़की अकेली रहती थी? हाँ, मॉडल है। FIR लिया है, अभी पता करना है अंदर के किसी का हाथ तो नहीं, बाई वाई या कोई। एक बात पता चली है इनके बारे में, ये लोग किसी लोकल की मदद नहीं लेते, जो करते हैं खुद करते हैं। बस सवाल ये है, इन्होंने यही घर कैसे चुना जहाँ एक अकेली लड़की रहती थी और उस दिन लूटा जिस दिन वो घर पर नहीं थी? अंधेरे में रोशनी एक सवाल बनकर आई कि आखिरकार ये चड्डी बनियान गैंग अपना शिकार किस आधार पर चुनते हैं। अगर इनका कोई लोकल खबरी नेटवर्क नहीं है तो क्या ये खुद ही अपने खबरी हैं? अगर इनकी ये मोडस ऑपरेंडी क्रैक की जाती तो क्या तेल से चिपचिपे ये चोर सलाखों के पीछे होते जहां से वो फिसल ना पाते? एक और घर लूटा गया था और पुलिस के पास CCTV फुटेज और फिंगरप्रिंट्स होने के बावजूद भी हाथ में कुछ भी नहीं था। एक तरफ पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इस गिरोह को पकड़ने की और दूसरी तरफ ये गिरोह अपने अगले शिकार पर निकल चुका था। ચાલો ત્યારે અરે બસ બસ દીકરા પગે નથી લાખું अपना ख्याल रखना। अरे बस 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 बेटा। मम्मी पापा, मैं फिर से कह रही हूँ आप लोगों को, प्लीज रुक जाइए। और पापा इंसिडेंट की टेंशन क्यों कर रहे हैं? केतन ले आएंगे ना। हाँ पापा, हीतल सही कह रही है, आप लोग रुक जाइए ना। देखिए वैसे ही 12 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते आप लोगों को 1 बज जाएंगे। काहे का 1 बेटा, आधे घंटे में टच हो जाएंगे, रोड भी खाली मिलेगा और रामबाग से सीधा सीधा निकल जाएंगे। अब हम लोग दोबारा आएंगे ना वापस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता ना नीचे छोड़ के आता हूँ आप लोग। हाँ चलो ठीक है, चल ख्याल रखना। थाने चलोगे? सोनवाड़ी। ओ बस चलो आओ जो आओ जी बेटा। भैया रामबाग से ले लेना। इधर से लंबा गिरेगा अंकल, इधर हाईवे से लेता है ना मैं। कोई लंबा नहीं गिरेगा, हमको रामबाग से ही जाना है। अरे अंकल उधर का रास्ता खराब है। कुछ खराब नहीं है, जैसा बोला वैसा ले लो।
राउत साहब एक खबर है साहब। अभी अभी मैं ये और जंगल से गुजर रहा था साहब। फिर मैंने देखा उन लोगों को। रातें नशीली मस्त। अरे मोंटी क्या गाना गा रहा है? कब तक हम यूं जंगल में मंगल मनाते रहेंगे? शादी वादी के बारे में सोचना। अरे तेरी लाइफ बना दूंगी पागल। कल सुबह करते ना। भाग मोंटी, मोंटी चल जल्दी चल मोंटी, मोंटी जल्दी चल। साहब वो नहीं पता आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन पक्के वो चड्डी बनियान गैंग वाले थे। हाँ साहब, नहीं उनके मुंह पर कालिक पुत रखा था और सब पत्थर भी फेंक रहे थे। अरे क्या हुआ भाई? मालूम नहीं अंकल, देखना पड़ेगा। સાંભળો, તમે કેતનને ફોન કરો। अरे केतन आके रिक्शा ठीक करेगा क्या? शुरुआत करें। कांस्टेबल्स को बोलो राइफल लेकर साथ में निकले। अगर उनकी तरफ से एक भी फायरिंग होती है शूट दे। राउत, बाकी पुलिस टीम को भी बोल देना येऊर की तरफ आने जाने वाला हर रास्ता इनसाइड रोड पे भी पेट्रोलिंग करे। ओके सर। लो अंकल, पहुंच गए सोनवाड़ी। अभी किधर लेने का है? सीधा चलते रहो, आगे से राइट है, पंकज कॉलोनी। બહુ મોડું થઈ ગયું, 1:30 બજ रहा। मुझे क्या बोल रही हो? इसकी रिक्शा बंद पड़ गई ना। अरे अंकल, जानबूझ के थोड़ी ना रिक्शा बंद किया है, होता है कभी कभी। वैसे भी आपको दूसरा रिक्शा नहीं मिला ना। साहब उस तरफ चोर है साहब। साहब उनके हाथ में चाकू बंदूक है, वो चड्डी बनियान वाले हैं साहब। साहब जल्दी चलिए। बचाओ, कोई है? वर्कर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ इन्हें। राउत, ये लोग सोनवाड़ी एरिया में जल्दी आ जाओ, जंगल की तरफ भागे ये लोग। एक वृद्ध जोड़े को लूटकर उन्हें घायल कर चड्डी बनियान गैंग फिर एक बार फरार हो गया था। फिर एक बार पुलिस के हाथों से बच निकला था, पर इस बार पुलिस ने ठान लिया था कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। घायल जोड़े को हॉस्पिटल भेजा गया और फिर कंक्रीट जंगल के इन सिपाहियों ने घने जंगल में छिपे दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारने का इरादा बना लिया। उस रात जंगल में कभी जिंदगी फिसली तो कभी मौत। नीचे झुको। लगता है कट्टों की गोलियां खत्म हो गई है। जब तक कोई भागने की कोशिश नहीं करता कोई फायर नहीं करेगा। सर, इशारों में बातें हो रही है, सब अलग अलग है। भागने का प्लान बन चुका है। राउत, वारकर और शेख सीधा फायर कर देना। मैं और सोलंकी राइट से कवर करते हैं। शिंदे, प्रकाश और परब लेफ्ट से कवर करना। मूव। फायर!
शेख! राउत! सर पत्थर फेंक के मारा है। शिंदे, प्रकाश और परब दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं सर, आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिद मत करो, खून बहुत बह रहा है। मेरे साथ वारकर और सोलंकी रहेंगे। कुलकर्णी को बोला और फोर्स लेके जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। लेकर जाओ जल्दी। परब, शेख उठा जल्दी। लगता है पांचों भाग गए सर। और पांचों भाग गए तो पत्थर किसने मारा? वो भी इस तरफ से। भागते भागते कोई पीछे की तरफ से पत्थर नहीं मार सकता। तुम्हारे पास गोलियां कितनी बची? 2 सर। सर मेरे पास सिर्फ एक है। मेरे पास एक भी नहीं। बंदूक में गोलियां नहीं थी, लेकिन दिल में साहस पूरी तरह से लोडेड था। एक ऑफिसर और एक कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन बाकी पुलिस वालों का हौसला बुलंद था। हेडक्वार्टर से एडिशनल मदद आई और मदद की कुदरत ने भी, जब सूरज की पहली किरणों ने इस रहस्यमय चड्डी बनियान गैंग का पर्दाफाश किया। पहले इनके थोबड़े धोते हैं, फिर इन्हें धोते हैं तबीयत से। नाम? दिलीप सुरवे। नाम? अनिल सुरवे। तेरा नाम क्या है? एकनाथ भोईर। बाकी के 2 लोग कौन थे? दिलीप, अनिल और एकनाथ। अभी अगर मैं तुम तीनों को जंगल वापस लेकर जाता हूं और तुम्हारे तीनों के भेजे में एक एक गोली ठोक देता हूं, तो क्या होगा पता है? मुझे मेडल मिलेगा। अब तुम लोग तय करो, मुंह खोलना है या गोली खानी है। पारकर, तो सर जंगल जाने के लिए गाड़ी तैयार करो और साथ में हथियार भी लेना। औरंगाबाद। औरंगाबाद साहब। साली तू मेरा सगा भाई है क्या? माँ से पूछना पड़ेगा। ये भाई भाई का प्यार जताने के लिए जेल में बहुत टाइम मिलेगा तुम दोनों को। औरंगाबाद में कहाँ रहते हैं और नाम क्या है उनके? बता। बक्सोली गांव, औरंगाबाद। नाम है रत्न शिंदे और राजाराम शिंदे। पारकर, अनिल को लेकर जाना और एड्रेस लिखवा लेना। फोटो वोटो हुलिया वलिया जो भी निकलता है वो निकलवाओ और सबसे पहले औरंगाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो। चल दे। दिलीप और एकनाथ, तुम लोगों की कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम ही बहुत कुछ बोलता है। पर एक बात मुझे जाननी है, जिस घर में चोरी करते हो उस घर की खबर तुम लोगों को देता कौन है? दो दिन तक कड़ी पूछताछ के बाद इस चड्डी बनियान गैंग का सरदार दिलीप सुरवे और उसका साथी एकनाथ दोनों बोले। उसी दौरान पुलिस ने औरंगाबाद से इस गिरोह के बाकी 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। पहला घर बंगला था साहब। घर वाले ताला मार के निकल गए थे। वो बंगला मक्खन था साहब। इतना सामान ले गए, पक्का था लंबी छुट्टी पर गए हैं। आपके पास शिकायत करने आता कौन? काफी माल मिला था उस घर से। वो दूसरा घर, परेश कॉलोनी वाला, राजपूत का, वो क्यों चुना? हमने नहीं चुना साहब, उन्होंने खुद ने चुना हमको अपने लिए। मतलब? मैडम जी फिनाइल वापरते हैं घर में? जी हाँ। ये देखिए, इससे फर्श बिल्कुल साफ लगेगा। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैम नया आया है बाजार में, दाम भी कम है बिल्कुल। देखिए। नहीं चाहिए, आप चाहिए। ठीक है मैडम। मैम पानी मिलेगा पीने के लिए थोड़ा? जी। हमने पहले ही देखा था कि उस बिल्डिंग का वॉचमैन सिर्फ रात को नहीं दिन को भी सोता है। मैं हर घर में सेल्समैन बन करके जाता था। अगले दिन अनिल गया। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैडम, आपके घर में कंप्यूटर है? जी हाँ। तब तो आप ये पेन ड्राइव भी यूज़ करते होंगे? जी नहीं, मैं कंप्यूटर यूज़ नहीं करती, मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं।
मैम ये 16 GB का है, 400 रुपये में, और आज ऑफर है इस पर। जी मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, वो लेट आते हैं। अच्छा ये कैलकुलेटर ले लीजिए, घर में बच्चे होंगे ना, उनके पढ़ाई में स्कूल में काम आएगा। वो मैडम ने बातों बातों में मुझे बता दिया था कि घर पर पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता, और हमने उस रात हमला कर दिया। उसके बाद 3 महीने कहाँ गायब थे? औरंगाबाद। शहरों में सिर्फ हम अपने काम के लिए आते हैं, यहाँ की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी अपने को रास नहीं आती साहब। वो मॉडल कशिश, उसको कैसे निशाना बनाए? कान साफ कराएंगे भाई साहब? अबे दिखता नहीं है, ड्यूटी पर हूँ। अरे आप अपनी ड्यूटी करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा, कोई नहीं आसपास देखने वाला, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल इधर आ जा, साइड में बैठ जा। कई दिनों से मैं उस मैडम पर नजर रखे हुए था, सुबह शाम 2 बार दौड़ लगाती, सुना था टीवी वीवी में भी आती है, सोचा वॉचमैन से थोड़ी जानकारी निकाल लूं, तब खुद उस मैडम ने ही जानकारी दे दी। वॉचमैन, मेरे फ्लैट का टैप लीक हो रहा है, किसी प्लम्बर को अभी भेज दो। प्लम्बर तो 10 बजे के बाद आएगा मैडम जी। लेकिन मेरी तो शूटिंग है 9:30 के बाद। कोई तो होगा ना घर पे मैडम जी। ना मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे प्लम्बर अभी चाहिए। बोलना, मैं 100 रुपया ज्यादा दे दूंगी। मैं फोन करता हूँ प्लम्बर को। हाँ। वैसे आपका फ्लैट नंबर कितना है मैडम जी? 6B403, चौथा माला। जल्दी भेज दो। हाँ भेजता हूँ। घरों पर डाके डालने से हटकर उस बुढ़े कपल को लूटने को क्यों सोचे? वो सोच के नहीं किया था सर। तो उस बिल्डिंग में हमने 2 फ्लैट देखे थे, पर उस बिल्डिंग में हम लोग घुस नहीं पाए। आप लोगों ने इतनी फील्डिंग जो जमा करके रखी थी। साला मच्छरों की तरह बनना रहे पुलिस वाले, लगता है वापस लौटना पड़ेगा। दादा खाली हो जाएंगे क्या? अगर ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो पकड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, सड़क पर चलते हैं, क्या पता कोई मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने तेरी अर्जी सुन ली। देख क्या हलवा तोहफा भेजा है हमारे लिए। वो लोग बूढ़े थे, बेबस थे, और तुम लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और लाख कोशिश के बाद भी जब उंगली सीधी नहीं होती तो क्या करते हैं पता है? उस उंगली को काट देते हैं। और तुम लोग इस समाज की वो टेढ़ी उंगली हो। तुम्हारी फितरत ही कुत्ते की दुम की तरह है, हमेशा टेढ़ी। तकदीर भी तो हो सकती है टेढ़ी। हम जहां से आए हैं, जो हमारी कहानी है, वो आपकी थोड़ी है। बोलना आसान है साहब, टेढ़ा मेढ़ा सीधा, लेकिन जीना एक अलग चीज है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने को जीना नहीं कहते दिलीप। तुम्हारी जैसी कहानी और लाखों लोगों की भी है, पर वो लोग अपनी कहानी को ढाल बनाकर जुर्म का सहारा नहीं लेते। तकदीर के साथ साथ एक और चीज होती है, मेहनत और नीयत, जो उन लाखों लोगों में है पर तुम लोगों में नहीं है। शुक्र करो कि कानून है यहाँ पर, जो तुम्हें सजा तो देता है पर सुधरने का एक मौका भी देता है। पर हमें मालूम है अपनी मजबूरी और हालात का बहाना बनाकर तुम लोग फिर चोरी करोगे, हम लोग फिर पकड़ेंगे, तुम फिर चोरी करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हम पकड़ेंगे नहीं, सीधा ठोक देंगे। राउत तगड़ा केस बनाओ इन सबके खिलाफ और पेश करो अदालत में। 5 आरोपियों को आईपीसी की धारा 326 घातक हथियार से या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 307 हत्या करने के प्रयास के लिए, धारा 394 लूट के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 397 लूट या डकैती के इरादे से हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 459 किसी के घर में सेंध लगाने के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, और धारा 34 एक ही मंशा से जुर्म करने के तहत बुक किया गया है। चुराए गए कुछ गहने और कैश पुलिस ने बरामद कर लिए थे, बाकी गहनों की खोज अभी जारी है। खौफनाक चड्डी बनियान गैंग को पकड़ने में अपनी जान की परवाह ना करते हुए महाराष्ट्र पुलिस के दिलेर ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स ने अपनी ड्यूटी के प्रति अपनी निष्ठा का बेहतरीन प्रमाण दिया। क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश, देश के कई राज्यों में इस चड्डी बनियान गैंग के कई प्रकार हैं। इन डकैतों के बारे में कई अफवाहें हैं, कई काल्पनिक कहानियां हैं जो इन्हें राज में लिपटे एक गुप्त पंथ का दर्जा देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अन्य किसी भी क्रिमिनल की तरह इस गुट में भी वही लोग शामिल हैं जो मेहनत और ईमानदारी से नहीं
बल्कि जुर्म के शॉर्टकट द्वारा अपना पेट और अपना व्यसन पालना चाहते हैं। इनका रौद्र रूप और विचित्र रिवायतें सिर्फ एक छलावा है आतंक का माहौल तैयार करने के लिए। जुर्म एक भेड़िया है जो अलग अलग रूप धारण करके हम तक पहुंचने के प्रयास में रहता है, लेकिन हमें मेमना नहीं बनना है, शेर की तरह डटकर उसका मुकाबला करना है। और इस लड़ाई में आप और हम पुलिस की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, चौकन्ने रहकर, सतर्क रहकर। सीसीटीवी कैमरास, डबल डोर्स, क्वालिफाइड सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही किसी अजनबी के साथ जरूरत से ज्यादा अपनी पर्सनल डिटेल डिस्कस करना भी अक्सर नुकसानदायक हो सकता है। भाई चले। आजा। ये ले तेरा पूरा 3 पेटी। देख बिल्कुल सही कीमत दे रहा हूं, पूरे बाजार में तेरे को इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। और फिर तू तो जानता ही है कि एक मैं ही हूं जो चोरी की गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करता हूं। ये ले, पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी। अशोक कदम, यह उस शख्स का नाम था जिसकी हत्या हुई थी। लाश के पास से बरामद हुए ड्राइविंग लाइसेंस से मृतक की पहचान हुई। अशोक कदम के घर में उसकी मौत की खबर सुनकर मातम छा गया। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी गुनहगारों तक पहुंचने की, लेकिन इस जुर्म को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचने में कई साल लग गए, क्योंकि सुराग के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ एक नाम था। अरे सुनो, कैलाश नाम के आदमी को जानते हो जो इस एरिया में टैक्सी चलाता है? कुछ पता है उसके बारे में? कैलाश नाम के आदमी को जानते हो जो टैक्सी चलाता है? कैलाश नाम है, टैक्सी चलाता है यहीं विक्रोली में। मैं किसी कैलाश को नहीं जानता। अरे गौरव भाई। अरे सुलेमान, कैसे हो? क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या बात है भाई, आज तुम करवाने वाले हो क्या बोनी? बोल किधर जाने का है? कहीं जाना नहीं है गौरव भाई। फिर किसी के बारे में जानना था। किसके बारे में? कोई कैलाश करके एक बंदा है। कैलाश क्या? अब यही तो पंगा है, पूरा नाम पता हो तो कुंडली खुद नहीं निकाल दूं। तो भाई कोई फोटो वोटो होगी उसकी? बस इतना पता है कि टैक्सी चलाता है, शायद विक्रोली में। तू एक काम कर, घाटकोपर जा, देख अगर विक्रोली की टैक्सी है तो घाटकोपर से सवारी जरूर उठाता होगा। बाकी मैं अपने दोस्तों में पूछवाता हूँ यहाँ पे। चलो पक्का पूछना। हाँ चल चल मिलते हैं भाई। पुलिस अशोक कदम की हत्या के मास्टरमाइंड कैलाश को ढूंढ रही थी। उनके पास सिर्फ इतनी जानकारी थी कि कैलाश एक टैक्सी ड्राइवर है। सारी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस कैलाश का पता नहीं लगा पाई थी। इन्वेस्टिगेशन मानो रुक गई थी, लेकिन कैलाश रुकने वाला नहीं था। वो एक और हत्या की योजना बना चुका था और बहुत जल्द उसे अंजाम देने वाला था। और कितनी देर लगेगी? मरने वाले का नाम पुष्कर पटेल था। उम्र 45 साल। लाश काफी सड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी मृतक की बीवी और बेटे ने उसकी पहचान कर ली। पुष्कर पटेल का केस एक्सीडेंटल डेथ करार देकर बंद कर दिया गया, जबकि उसकी हत्या हुई थी। इन दोनों की मौत सन 2011 में हुई थी, वो भी 1 महीने के अंतराल में। अगले 4 सालों तक इन दोनों की हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई, लेकिन 2015 में इस जुर्म की सच्चाई सामने आई और जरिया बना खुद एक जुर्म, एक ऐसा जुर्म जिसकी योजना अभी बुनी जा रही थी।
5,000 स्कूल की फीस, वो भी ये हाफ टिकट के। इतना तो अपना खोली का भाड़ा नहीं है। बस हाँ गौरव, बहुत बहाने बना लिए तुमने। कब से बोल रही हूँ मैं, 4 साल का हो गया अपना महेश। आजकल 2-2.5 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कब जाएगा अपना महेश? मेरे को कुछ नहीं पता। इस साल मेरे को महेश का एडमिशन स्कूल में करवाने का है बस। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, अगले महीने स्कूल की तो बोला ना हो जाएगा। काय को सवेरे सवेरे कान पे हॉर्न बजाती है, सुबह होते ही दिमाग पे हथौड़े मारने शुरू कर देती है। तुलसी नगर, बैठो। जल्दबाजी करना ठीक नहीं। मुझे लगता है एक बार फिर से जगह दिखानी चाहिए। जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। अबे 1 हफ्ते से यही तो कर रहे हैं, कितना सोचेंगे। लोहा गर्म है, मार देते हैं हथौड़ा। राम जी तुम इतने उतावले क्यों रहते हो? और तुम इतने डरे हुए क्यों रहते हो यार? डरता नहीं हूं मैं, पर जब बात लाखों की आती है तो अबे घबरे, जब देखो झगड़ते रहते हो मियाँ बीवी की तरह। ऐसे ही झगड़ते रहे तो हो गया काम। सुरेश बाबू, ये राजू 1 नंबर का फट्टू है। मैं तो कहता हूँ इसको रहने दो, इस काम के लिए हम दोनों ही काफी हैं। ए राम जी तू जास्ती उड़ मत, समझा ना? कहाँ फंस गया हूँ मैं। एक तो साइट पे कॉन्ट्रैक्टर साला पैसे काट काट के देता है, और यहाँ तुम, इतना अच्छा मौका हाथ आया और तुम लोग मुहूर्त देख के बैठे हो। सच में मौके पे चौका मारना आता ही नहीं है तुम लोगों को। ए तू जितना उतावला होगा ना उतना विकेट तेरा जल्दी गिरेगा। थोड़ा सब्र रख, समझा? ए भाई दोस्त तू लगा ना गाना बना यार, क्या यार। तुलसी नगर। पूरा नक्शा दिमाग में छप गया है, अब और देर नहीं करनी चाहिए हमें। मुझे लगता है हमें कुछ दिन पता था मुझे तू यही बोलेगा। तो गलत क्या बोला? हाँ? याद रखना, जल्दबाजी करने वाला अपनी जुबान भी चला लेता है और चाय का मजा भी नहीं पर वचन मत दे मुझे, समझा? सुरेश भाऊ समझा दो इसको। ए तुम लोग का भाई, चले काम करते आज एक बार फिर नजर मार के आते, फिर तय करते क्या करना है। सुरेश भाऊ ज्यादा नजरें घुमाएंगे ना तो किसी की नजर में आ जाएंगे। मेरी मानो, किसी को हम पे शक हो उसके पहले काम करते और चुपचाप सुमड़ी में निकल लेते हैं। तू हर वक्त घोड़े पर सवार क्यों रहता है राम जी? हाँ? देख सुरेश भाऊ सही कह रहे हैं। आज चक्कर मारते हैं माणिकपुरी का, फिर तय करेंगे कब श्री गणेशा करना है, सही दिन देखकर। और देखो और घूमो, अबे और चाहो तो पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लो, ऐसे तो काम हो गया। अरे ए राम जी, अब रात को कहाँ जा रहे हो? है कुछ काम। सीधे बोलो ना, दारू पीने जा रहे हो। बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे। तेरी ना बहुत मचमच हो रही है अभी। तेरे को एक बार बोला ना मैंने, बंदोबस्त हो जाएगा, तो फिर काय को एक ही रिकॉर्ड बजाती रहती है तू। कब होगा? हाँ? अगले महीने से फीस है। तेरे को मैंने बोल दिया ना, हो जाएगा बंदोबस्त, सो जा चुपचाप।
तुलसी नगर। बैठो। रोज का जाने का है तो भाड़ा बांध लो, बोलोगे तो रात में भी आ जाऊंगा। नहीं वो जरूरत नहीं है, 2-3 दिन का ही काम बाकी है। तुम तीनों क्या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो? हाँ, वो कारीगर है हम लोग। अच्छा। मैं बिजली का काम करता हूँ और ये दोनों मिस्त्री का। तीनों एक ही गांव से हो? कौन से गांव से? बस भाई अब तो मुंबई के होके रह गए भाई। हाँ, लेकिन मुंबई जैसी जगह में रहना और खाना आसान तो है नहीं, मुश्किल तो होती होगी। अब मुझे ही ले लो, इतना कमा लेता हूँ कि पेट भर जाए, मगर जी नहीं भरता। तुम लोगों को नहीं लगता ऐसा? सुनो भाई, साफ साफ बोल देता हूँ, अपने को भी पैसा बनाने का है। मेरे को मालूम है तुम लोग कुछ बड़ा करने वाले हो, मैं भी तुम लोगों के प्लान का हिस्सा हो सकता हूँ क्या? एक जुर्म की योजना आकार ले रही थी और इस होने वाले जुर्म का 4 साल पहले हुई 2 हत्याओं से एक अजीब कनेक्शन जुड़ने वाला था। 4 साल पहले हुए अपराधों का खुलासा बहुत अजीबोगरीब ढंग से होने वाला था। तो प्लान क्या है? कौन सा प्लान भाई? हाँ, कोई प्लान नहीं हम लोग का। ए भाई, मेरे को शेंडी मत लगाओ, कई दिनों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं मैं। ऐसे मत देखो यार, देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। देखो, अपने को भी पैसा बनाने का, साथ में काम करते हैं, यकीन मानो बहुत काम का आदमी हूँ मैं। ठीक हो भाई? सच बोलो, तुम खबरी हो ना? यार मैं खबरी लग रहा है क्या शक्ल से? हैं? तुम्हें क्या लगता है क्या करने वाले? कोई बड़ी आसामी पार्टी को लूटने का प्लान है तुम्हारा? और अगर मैं सही हूँ तो मानिकपुर में कोई शिकार ढूंढ रखा है तुम लोगों ने? सही जगह ढूंढी है। किसके घर में झाड़ू फेरने वाले हो? पीछे कर रहे हो तुम लोग का? हाँ? इरादा पीछे आने का नहीं, साथ आने का। बोलो क्या कहते हो? बोला था ना मैंने, ज्यादा नजर मारने के चक्कर में हम पे किसी की नजर पड़ेगी और करो मुआयना, सब इस राजू की गलती। अबे चुप चुप। देखिए हीरो, तूने ना कुछ ज्यादा ही सोच लिया, समझा ना? हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। भाऊ देखो, ये सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है ना, तो मजदूर आदमी हो, मेरा नाम मत देना पुलिस को। ये सब इन दोनों का प्लान है। साला गिरगिट, मालूम था मेरे को पहले से कि कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तू ही पलटी मारेगा साला। वे गप्पा सा चायला, ये देख भाई, तेरे से ना कुछ एकदम सॉलिड मिस्टेक हो गया। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कोई प्लान नहीं हम लोग का। अरे भाई तुम लोग यार फालतू में घबरा रहे हो यार। भाई मैं कोई खबरी नहीं हूँ भाई, कसम खा के कहता हूँ, अपना पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ, तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ मैं, साथ में काम करते हैं। क्या काम आ सकते हो तुम हमारे? पहले प्लान बताओ अपना, फिर बताता हूँ किस तरह काम आ सकता हूँ। मानिकपुरा में एक सोसाइटी है, ग्रेसिया साइट्स, उसके बी विंग में दूसरे मंजिले पर एक जौहरी रहता है, प्रकाश मेहता। मालूम पड़ा है घर में काफ़ी जेवरात और रोकड़ा रहता है। तो गेट पे गार्ड तो होगा, उसका क्या करोगे? अबे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करेंगे और क्या करेंगे? फिर क्या, घंटी बजाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा और कान के नीचे 2 बजाएंगे तो तिजोरी का ताला। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। किसी ने कोई हरकत करी तो चाकू की नोक गर्दन पे पड़ेगी ना, तो सांस भी पूछे बगैर नहीं लेगा। घर में कितने लोग हैं कुछ पता है? नहीं। फैमिली होगी, बीवी होगी, बच्चे होंगे। सो तो है। फिर किसी ने कोई हलचल करी, कोई हरकत करी तो क्या करोगे? ऐसा कैसे शोर मचाएंगे? अबे डांट के खुपचे में बिठा देंगे वो लोग को। फिर भी किसी ने रायता फैला दिया तो क्या करोगे?
अभी उसके आगे क्या करने का है वो तो प्लान में होना चाहिए ना। है तुम में से किसी के अंदर गुर्दा कि चाकू घुसेड़ दे किसी के अंदर? देख बे शाणे, हम लोग को ना खून खराबा नहीं करना है, चुपचाप पैसे लेना और निकल लेना है। समझ गया, तुम लोगों से नहीं होगा, पर मेरे लिए बहुत आसान है। जरूरत पड़ी तो मैं चलाऊंगा चाकू। तुम तिजोरी साफ करना, मैं गला साफ करूंगा। मंजूर है? मैं गला साफ करूंगा, बोलने में क्या जा रहा है? जब करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। ए भाई, कर चुका हूं। सही बोल रहा है क्या? मतलब टपकाया क्या किसी को तूने? कहने को तो प्लान लूट का था, लेकिन इस लूट के प्लान की प्लानिंग किसी और मकसद से ही की गई थी। मकसद था एक जुर्म की जड़ तक जाने का। प्लान बनाया गया था यह पता लगाने के लिए कि किस जुर्म को अंजाम दिया गया था, और इस प्लान को एक्शन में लाया गया था 10 दिन पहले। ठीक 10 दिन पहले मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी को अपने एक भरोसेमंद खबरी से इंफॉर्मेशन मिली थी। बोलो करीम, सुबह सुबह घंटी बजाए मतलब बड़ी खबर होगी। साहब खबर तो बड़ी है लेकिन थोड़ी कच्ची पक्की है। खबर सुना दे, पकाने का काम हम लोग कर लेंगे। एक टैक्सी वाला है, सुनने में आया है साले ने 2 गाड़ियां बेची थी 4 साल पहले। अभी 4 साल पहले चोरी की गाड़ी बेची थी, ये तेरी बड़ी खबर है? साहब गाड़ी के साथ साथ गाड़ी वाले को भी टपका दिया था उसने। मर्डर किया था? किसका? ये तो पता नहीं चला साहब, पर साला बहुत फुदक रहा था अपने फंडर के सामने। कल रात को बार में मिला था अपने फंडर को। लानत है साला तेरे ऊपर, चेन चोरी में अंदर गया। तू एक काम कर, तू घर जा, तेरे से कुछ नहीं हो जा। अपन का धंधे में चलता है, दोबारा देखना। तू साला चिंदी चोर का चिंदी चोर रहेगा। ए काली, अपनी बात ध्यान से सुन, देख ये छोटे मोटे लफड़े में हाथ डाल के ना कुछ नहीं हो, साला खाली हिस्ट्री शीटर बन के रह जाएगा, समझा? और जब भी कोई बड़ा लफड़ा होएगा ना, पुलिस तेरे को पकड़ के अंदर कर देगी। तो क्या करने का? जो भी करने का है बड़ा करने का, समझा क्या? ये 2-2 हज़ार की चेन लूट के ना कुछ नहीं होगा, साला बड़ा हाथ मारने का, लाखों का खेल खेलने का। और नौबत आई ना किसी को टपकाने की तो टपका देने का, साला कोई वांदा नहीं। पैसा रहेगा ना तेरे पास तो किधर भी अंडरग्राउंड हो सकता है। तो साला पुलिस छू भी नहीं पाई तेरे को। कुछ भी बोलता है यार तुम। हलवा किसी को टपकाना, कभी टपकाया किसी को? बात करता है। मारा है ना, वो भी 1 को नहीं 2 को, फिर भी क्या हुआ? बैठा ना मैं इधर तेरे सामने। वो खुद अपने मुंह से बोला साहब। मर्डर किसका किया था? ये तो पता नहीं, लेकिन दारू के नशे में था तो फेंक नहीं रहा था, ये पक्का है। 2 मर्डर? कब किए मर्डर? 4 साल पहले। क्या बिगाड़ लिया पुलिस ने मेरा? साला बिंदास घूमता हूँ। अब करोड़ों का आबादी है, एक आध इधर उधर गायब भी हुआ तो चलता है। साला अपनी बीवी को नहीं मालूम, पुलिस को क्या खाक मालूम चलेगा? साहब इतना बताया, 2 मर्डर किया था 4 साल पहले। नाम क्या बताया उसका? गौरव रमन, यहीं विक्रोली में टैक्सी चलाता है। ठीक है, देखता हूँ। अगर बड़ा हाथ मारना है तो बड़े से बड़े खतरे के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जान से भी मारना पड़े तो भी। तो क्या सच में तूने किसी को? 2 लोगों को, ऊपर पार्सल, और पुलिस को पता भी नहीं चला, वरना कभी पता चलेगा। गौरव रमन नाम है टैक्सी वाले का। ये रही उसकी हिस्ट्री। मारपीट लड़ाई झगड़े में 3-4 बार अंदर आ चुका है। अब पता चला कि उसने 2 मर्डर भी किए। हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि बिना डरे सबको ढोल बजा के सुना रहा है कि पुलिस उसे छू भी नहीं पाई। इस गौरव को उठा भी नहीं सकते सर, कोई सबूत तो है नहीं उसके खिलाफ। बात को भी 4 साल हो गए, और जो इतना उछल रहा है तो जरूर मोटी चमड़ी का होगा, आसानी से मुंह भी नहीं खुलेगा। सर किसका मर्डर किया था इसने, किस एरिया का केस था, कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता सर। गौरव समझता है कि इसने पुलिस को 2 बार चकमा दे दिया तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। हाँ, और कैसे? सर क्यों ना इस बार हम उसे चकमा दे, फंसाते उसे। चूहे को अगर पिंजरे में बंद करना है तो रोटी दिखलानी पड़ती है,
ललचाना पड़ता है। कोई भी अपराधी जुर्म की खुशबू दूर से सूंघ लेता है। प्लान बनाओ, इसे लगना चाहिए कि कोई तगड़ा कांड होने जा रहा है और इसे अच्छे पैसे मिलने वाले। एक बार इसे भनक लग जाएगी ना, फिर देखो चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पिंजरे में। इस ऑपरेशन का पहला कदम था टैक्सी ड्राइवर गौरव रमन को ढूंढ निकालना। गौरव को लोकेट करने के बाद कुछ दिनों तक उसकी सारी मूवमेंट्स नोट की गई। आमतौर पर विक्रोली स्टेशन से सवारी उठाता है, तुलसीनगर एरिया में भी काफ़ी आना जाना है उसका। रहता भक्तिनगर चौल में है। बीवी का नाम सुनीता है, एक 4 साल का बेटा है महेश। सर तुलसीनगर एरिया में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, मजदूर बन के सवार होते उसकी टैक्सी में। हाँ, और किसी पॉश एरिया के घर को लूटने का प्लान सुनाते हैं। मजदूर का गेटअप और लूट की कहानी सही है। अब बन रहा है ड्रामा। कुछ दिन तक रोज उसकी टैक्सी में जाएंगे भाड़े से, टैक्सी में ही प्लान डिसाइड करेंगे। जुर्म की फितरत नशे की तरह होती है। देखना, अगर सब सही रहा ना, अपने आप खींचा चलाएगा हमारे जाल में। 2 मर्डर किया और पुलिस ने कुछ नहीं किया तेरे को। चल कुछ भी। मुझे लगता है तू फेंकता है। हाँ, या फिर हमें फंसा रहा है। मुझे तो अब भी लगता है ये पक्का खबरी है, फालतू का स्टोरी सुना रहा है। अरे क्या यार, तुम लोग एक ही रट लगा के बैठे हुए हो यार। नहीं हो कोई खबरी में। चलो 1 मिनट के लिए मैंने तेरी बात मान ली। अब ये बता, तूने दोनों मर्डर अकेले कर दिए? नहीं, 2 साथी और थे मेरे, मगर बॉस में था। तो तू उनके पास क्यों नहीं जाता हाथ मारने? हमारे पास क्या है, इधर क्यों आया? क्योंकि वो साले बेवकूफ़ थे, चढ़ गए पुलिस के हत्थे, अभी सड़ रहे जेल में। उन उल्लुओं को अकल ही नहीं थी, अभी गए अंदर लंबे टाइम के लिए। तो उन लोगों ने पुलिस को तुम्हारा नाम नहीं दिया? कैसे बताते? उन दोनों को मैंने अपना नाम तो कैलाश बताया था। अब जब वो दोनों पकड़े गए तो पुलिस ने तीसरे साथी का नाम पूछा, तो उन्होंने कहा कोई कैलाश था जो टैक्सी चलाता है। फिर क्या, पुलिस निकल गई कैलाश को ढूंढने के लिए। मालूम क्या, साला हद तो तब हो गई जब एक खबरी अपने पास ही आके पूछता है, भाई कैलाश को जानते हो क्या? कोई कैलाश करके एक बंदा है। कैलाश क्या? मालूम क्या, मैं उसको बोला कि भाई घाटकोपर में जाकर ढूंढ, उधर मिलेगा। अभी ढूंढता रहेगा जिंदगी भर। साला तो अपने साथियों को फंसा सकता है, क्या गारंटी हम लोगों ने फंसाएगा? भाई मैंने नहीं फंसाया उनको, वो फजल को मैंने बोला था कि फेंक दे मोबाइल। आजकल साला पुलिस ये मोबाइल से सारे केस सॉल्व कर देती है, लेकिन सुनी नहीं उन्होंने मेरी। 2000 है इसके बटुए में। ये घड़ी, अंगूठी और चैन भी तो है। अरे मोबाइल भी एकदम नया पीस लगता है। अबे ये नया पीस ना तेरे को पुरानी जेल पहुंचा देगा। सच्ची बोल रहा हूँ, फेंक दे इसको, मरेगा वरना कसम से। अरे नहीं मरूंगा यार, कम से कम 1500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। अरे पागल है, 1500 के चक्कर में ना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ये समझा ना इसको यार। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे मैं इसे वापरूंगा नहीं, बेच दूंगा। अरे देख, ये मेरा जिम्मा है, तू टेंशन मत ले, ठीक है? लेकिन साले ने मोबाइल बेचा नहीं, 2 महीने बाद खुद का सिम कार्ड डाल के चालू किया। फिर क्या, पुलिस ने ट्रेस कर लिया मोबाइल, गया भी अंदर। अब ये मत कहना कि तू नहीं जानता अशोक कदम कौन है, क्योंकि जो हश्र तुम लोगों ने इसका किया था उससे भी बुरा करूंगा तेरा। मैं मानता हूँ साहब कि मैंने मोबाइल चुराया, लेकिन उसका खून मैंने नहीं किया साहब, माँ कसम मैंने नहीं किया साहब। अब सही गाना गा रहा है, बता और कौन था तेरे साथ? साहब वो अंकित यादव और कैलाश, ये पूरा प्लान कैलाश का था साहब। कहाँ मिलेंगे? साहब मुझे सिर्फ अंकित का पता मालूम है। आज तक सड़ रहा जेल में और पुलिस ढूंढ रही है कैलाश को। अब कैलाश तो मिला नहीं, क्योंकि कैलाश तो कोई है ही नहीं। क्योंकि कैलाश तुम हो। वो था कौन? अपने को क्या मालूम कौन था, अपने लिए तो बकरा था। भूख लगी थी तो सामने आ गया, हलाल कर दिया। कब किया ये? 2011 में।
मैं, अंकित और फजल इगतपुरी गए थे ऐश मारने, मगर 2 दिन के अंदर सारा रोकड़ा खलास। ए भाई, अपन के पास तो सिर्फ 80 रुपए बचे हैं। इधर देख, मेरे पास सिर्फ 150 रुपये बचा है। और अपने पास 120। आइला, फिर लॉज का भाड़ा भी देना है। 300 रुपये तो उधर ही चला गया और बाकी का बचा 50 रुपये। इन 50 रुपये में अपन तीनों का ना तो एक टाइम का खाना होगा और ना पीना, और मुंबई जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, फिर से भिखारी बन गए हम लोग। भाई ऐसे खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकलते हैं और करते हैं कोई झोल। अरे यार कैलाश, कब से पैदल चल रहे हैं यार, और कितना पैदल चलना पड़ेगा? क्या पैदल ही जाएंगे अपन मुंबई? यार देख, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या? एक काम करते हैं, आगे को या तो एटीएम होगा या पेट्रोल पंप, वहाँ पर कोई ना कोई शिकार जरूर मिल जाएगा हमें। अबे येड़े, पागल है क्या तू? अबे उधर सिक्योरिटी मिलेगी, वो भी बंदूक के साथ, और वो सीसीटीवी कैमरा बात करता है। सुनो, एक काम करते हैं। क्या? किसी छोटे मोटे गल्ले को लूट लेते हैं, अबे कुछ तो पैसा मिलेगा। चलो चल। हम शिकार की तलाश में घूम रहे थे, तभी अचानक सामने से एक गाड़ी हमारी ओर आती दिखी। भाऊ, किधर जा रहे हो? तुम लोगों किधर जाना है? मुंबई लेके चलोगे? एक आदमी का 75 रुपया लगेगा। मंजूर है तो बैठो। हाँ मंजूर है, मंजूर है। ए बैठ रहे, चलो रे भाऊ। दिमाग में आया क्यों ना इस ड्राइवर और उसकी गाड़ी को ही लूट लेते। हम हल्का होने के बहाने गाड़ी से उतरे। गाड़ी में एक लंबा वायर पड़ा है, उसी से गला घोट देते हैं साले का। भाई, ड्राइवर के गले में चेन है और हाथ में अंगूठी भी। अब तो इसी गाड़ी में मुंबई जाएंगे। और गाड़ी में बिकवा दूंगा, वो भी बढ़िया दाम में। ठीक है, तो लग जाते हैं काम पे। चलो। तो भाई चले। अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो ये थी उस ड्राइवर की कहानी। अपने को तो उसका नाम भी मालूम नहीं था, वो तो अगले दिन अखबार में पढ़ा, तब मालूम चला कि अशोक कदम नाम था। चार साल हो गए और तुझे किसी ने छुआ भी नहीं। अब हुआ ना भरोसा मेरी बात का। भाई, मुझे तो पूरा भरोसा है इस पे। तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे को भी पूरा भरोसा है। ए राजू, क्या बोलता है तू? यार तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, इसका भरोसा कैसे कर सकते हैं? अरे यार तू मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। तुम तीनों की तरह मेरे पास भी पैसों की कड़की चल रही है, इसलिए भाई मैं आया हूँ सामने से। तुम तीनों को मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी, और सिर्फ मैं ही हूँ जो पुलिस को चकमा देने में माहिर हूँ। बोल। ठीक है, ये हुई ना बात यार। ज़रा जानने को दिल कर रहा है, ये अशोक कदम के बाद दूसरे और किसको ठिकाना लगाया आपने? हाँ गौरव भाई, कौन था? चल बता अभी गाँव मत का बोल। पुष्कर पटेल नाम था उसका, अंगड़िया चलाता था, पैसे देता था उधार पे, मेरे को भी दिए थे टैक्सी के लिए। देख कैलाश, 6 महीने की बात हुई थी अपनी, आज 8 महीने हो गए, तूने एक किस्त भी नहीं लौटाई। पुष्कर सेठ, अभी धंधा जमा नहीं है ढंग से, थोड़ा सा वक्त और दे दो बस। तुम्हारा धंधा नहीं जमा, तुम्हारा नसीब है भाई, मेरा क्या कसूर है? तुमने कहा था 6 महीने में 6 लाख रुपए लौटा दूंगा, 6 रुपए नहीं दी तुमने। मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, टैक्सी उठा ले जाऊंगा तुम्हारी। पुष्कर सेठ, तुम ठंडे हो जाओ ना थोड़ा, काय को अपना बीपी बढ़ा रहे हो? 1 हफ्ते का तो वक्त मांग रहा हूँ खाली। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता, इससे आगे 1 दिन नहीं मिले। आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा। अशोक कदम का गाड़ी बेच के 3 लाख आता है, जिसके 3 हिस्से हुए। अपने हिस्से आए 1 लाख। उधर घर में बीवी की किचकिच चालू थी, पैसों के वांदे हो गए थे। फिर क्या किया तूने? फजल को बुलाया,
देख कैलाश, मैं तेरे साथ है, पर मेरे को क्या मिलेगा? पुष्कर सेठ बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसको पैसा देने के बहाने बाहर बुलाऊंगा, ठीक है? वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, अपन उसको मुंबई के बाहर लेके जाएंगे और किसी सुनसान जगह पे ले जाके टपका देंगे। अभी उसके पास से जो भी मिलेगा, पैसा, गाड़ी, अपन आधा आधा बांट लें। वैसे भी क्या है, मैं खाली बैठा हूँ। अभी बता करना कब है? अरे वाह कैलाश, क्या बात है, सामने से फोन किया, वो भी हफ्ता होने से पहले। मुझे तो लगा तू खा गया मेरे 6 लाख और मुझे जाना पड़ेगा पुलिस में तेरी शिकायत करने। क्या सेठ, तुम भी गरीबों को पुलिस का उल देते हो। तुम्हारे पैसे तो लौटा नहीं थे, तो पैसे लेकर आ जाओ ऑफिस। सेठ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? वो पैसे विक्रोली में नहीं, खोपोली में है। खोपोली क्यों? क्या है ना सेठ, अपना एक दोस्त आ रहा है उधर किसी बिजनेस के काम से, उसके पास रोकड़ा है लेकिन टाइम नहीं है, तो अपन को जाके लेना पड़ेगा उधर। तो तू अपनी टैक्सी में लेके आना। वही तो राड़ा है ना सेठ, अपना टैक्सी गैराज में है, तो मैं सोच रहा था आपके साथ जाके ले आता हूँ। वैसे भी 1-1.5 घंटे का रास्ता है, क्या कहते हो? सेठ अपना दोस्त है ना, बहुत पहुंची हुई चीज़ है। वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तुमको अच्छा लगेगा उससे मिलके, क्या कहते हो? ठीक है, बता कल कब चलना है? सेठ जी, वो आगे वाले नाके पे ना अपना एक दोस्त मिलेगा, उसको भी जाने का है खोपोली। क्यों? उसको मिलने का है ना अपने दोस्त को, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है ना, ये आगे वाले नाके पे खड़ा होगा। देख, टैक्सी तू चलाता है, मैं नहीं। मैं क्यों लिफ्ट दूं किसी को? क्या सेठ जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरे दोस्त है अपना, अभी अपने साथ साथ उसका भी काम हो जाएगा ना। क्या रे फजल, बैठ। लो आ गया खोपोली। अब कहाँ जाना है? बरखा हिल पे ले लो सेठ जी, वहीं आने वाला है दोस्त अपना। बरखा हिल? कहाँ है तेरा दोस्त? 1 मिनट। हाँ सेठ। हाँ क्या रे पंकज, किधर है? और क्या, हम तो पहुंच गए। हाँ आजा 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 आजा। हाँ सेठ जी इंतज़ार कर रहे हैं। सेठ 5 मिनट में आ गया बस। 5 मिनट? ये ले तेरा 1.5 पेटी। क्या बात है, आजकल तू हर महीने एक नई गाड़ी पे हाथ मार रहा है। आपकी मेहरबानी है गुरु भाई। अरे इकबाल, गाड़ी का नंबर प्लेट बदल सबसे पहले, और हाँ 2 बंदे लगा दे गाड़ी का पूरा हुलिया चेंज करने के लिए। पटेल की गाड़ी बेच के जो भी माल मिला हमने आधा आधा कर लिया। 4 साल हो गए, पुलिस को आज तक भनक नहीं लगी। लेकिन फजल तो अंदर है, उसने इस बारे में अगर बोलेगा तो डबल मर्डर का चार्ज लग जाएगा ना। और उसका वो दोस्त कैलाश, वो तो आज तक मिला ही नहीं पुलिस को। कैलाश तो भाई सारा बिल तो उसी के नाम पे फटेगा। गौरव मुझे ये बता कि दोनों खून तूने आसपास में ही किए था ना? हाँ, वो अशोक को 2011 के पहले महीने में टपकाया और वो पटेल को दूसरे महीने में पार्सल। सारा 4 साल हो गया, पुलिस अपने 1 इंच भी पास नहीं आ पाई। चल बता, अपने बीच में फासला कितना है? मतलब डिस्टेंस रे, कितना है? क्या बोल रहा है सुरेश? अबे कोचू, तेरी गलत फहमी दूर कर रहा हूँ। पुलिस तेरे बिल्कुल पास है और तेरी चारों तरफ। क्या हो क्या रहा है ये सब? चकमा जो आज तक तू कानून को देता आया और जो अब हमने तुझे दिया है। ये सुरेश? सुरेश नहीं रे, सब इंस्पेक्टर सुरेश कामड़े। गौरव रमन
तेरा मीटर डाउन। तुम पुलिस वाले हो, सारा नाटक मुझे फंसाने के लिए किया था ना। वो मानिकपुर का मुआयना, वो प्लान की बातें, सब झूठ था। तेरे चेहरे पर यह हैरानी देखकर अच्छा लगा। पुलिस को चकमा देने में बहुत माहिर है ना तू। गौरव उर्फ कैलाश आज खुद कैसे चकमा खा गया, अब मार खाएगा। क्या कहता था तू? पुलिस तुझे छू नहीं सकती। फिक्र मत कर गौरव, छुएंगे तो अब भी नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। अब बात डंडे से होगी। गौरव रमन की पत्नी एक सीधी सादी औरत थी। वो जानती थी कि उसका पति थोड़ा सनकी है, अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके हाथ दो इंसानों के खून से रंगे हुए थे। उसे यह हकीकत जानकर काफी गहरा सदमा लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक गुनहगार के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। उस रात अशोक कदम को नासिक की सवारी मिली थी, जिसे ड्रॉप करके वो मुंबई वापस लौट रहा था। कुछ और पैसे कमाने की उम्मीद में उसने गौरव और उसके साथियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। वो उन लोगों के इरादों से बिल्कुल अनजान था। जब गौरव ने रास्ते से अपने दोस्त फजल को पिक करने की बात कही, तब एक पल के लिए यह बात पुष्कर पटेल को जरा खटकी थी। उसे हल्का सा शक हुआ था गौरव के इरादों पर। गौरव ने जब पैसे लेने के लिए खोपोली जाने की बात कही थी, तब भी पुष्कर को उस पर शक हुआ था, लेकिन अपने उधार दिए हुए पैसे वसूलने की चाह में पुष्कर ने गौरव के साथ खोपोली जाने की बात मान ली। अशोक कदम का परिवार जानता था कि अशोक की हत्या लूट के इरादे से हुई थी, और हत्या के मुख्य आरोपी गौरव की गिरफ्तारी से उन्हें आखिर वो तसल्ली, वो सुकून मिला जिनका उन्हें 4 सालों से इंतजार था। दूसरी ओर पुष्कर पटेल के केस में उसके परिवार को 4 साल बाद इस बात का पता चला कि पुष्कर की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। सच कहे तो जब उन्होंने हमें बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ था। सर, हमने कई बार मांग की थी इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आपका शक बिल्कुल सही था। ना ही आपको पता था, ना ही पुष्कर जी के स्टाफ को पता था कि उस दिन वो खोपोली क्यों गए थे, और शक करने वाला कोई भी एंगल सामने नहीं आया था। इसलिए किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि सच्चाई सामने आने में बहुत वक्त गुजर गया, पर अब गुनहगारों को हमने पकड़ लिया है और उनके गुनाहों की सजा उन्हें दिलवा कर ही रहेंगे। अशोक कदम के केस में गौरव, फजल और अंकित पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और लूट या डकैती के इरादे से हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 397 लगाई गई है। पुष्कर पटेल का केस, जो एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट हुआ था, उसे बतौर मर्डर केस फिर से रीओपन किया गया, और इस केस के आरोपी गौरव रमन और फजल खान पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और लूट या डकैती के इरादे से हत्या या किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 397 लगाई गई। पुष्कर पटेल और अशोक कदम का केस अलग अलग एरिया के पुलिस थानों में दर्ज हुआ था, और वो भी 2011 में, और फिर 4 साल बाद किसी और ही एरिया की मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी के हाथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लगी कि गौरव रमन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने 2 हत्याएं की हैं। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि हत्या किन 2 लोगों की हुई है, लेकिन दाद देनी होगी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी के अफसरों की, जिन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी और चतुराई से एक ऐसा प्लान बनाया कि मुजरिम खुद ब खुद उनके जाल में आ फंसा। और यही नहीं, 4 सालों से कानून को चकमा दे रहे अपराधी से मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी ने बड़ी ही चालाकी से इकबाल जुर्म भी करवाया। फिर एक बार ये डंके की चोट पर साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। कुछ वक्त तक अपने जुर्म की सजा से बचने में कामयाब रहा अपराधी अगर ये सोचने लगे कि कानून उसके गिरेबान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है, जैसे कि इस केस के मुजरिम को थी। 4 साल तक वो कानून से बचता रहा, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे है और केस का ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।